साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि मैंने बताया था कि डेली हमारी एक कंटिन्यू एक सीरीज आएगी, क्लास आएगी, और जिसमें 15 क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको डेली कराए जाएंगे। आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने यहाँ आंसर लिख दिया जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। समझाऊंगा मैं इसमें पूरा, क्योंकि एक क्वेश्चन से मैं कई क्वेश्चन यहाँ पे बनाऊंगा, तो समझाएंगे हम ज्यादा। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, वैसे आंसर इन क्वेश्चनों के यहीं पर है, इधर आपके प्रश्न है, इधर इसके आंसर है यहाँ पर। तो डेली आप एक क्लास करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारा यूट्यूब चैनल भी है हरीश क्लासेस बुलंदशहर के नाम से, और हरीश क्लासेस बीएसआर के नाम से। ये क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएंगी। और फेसबुक पेज के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंस्टाग्राम, हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसमें हरीश क्लासेस बुलंदशहर के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। और ये हमारी अभी शुरुआत है, आगे कंटिन्यू हमारी क्लासेस डेली आती रहेंगी। और इस तरीके से हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है, मैंने बताया था आपसे, क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है। देखिए, अगर मैं भारत की बात करूं तो पहले क्वेश्चन का आंसर है बंगाल की खाड़ी। अब मैं बंगाल की खाड़ी की बात करूं कि बंगाल की खाड़ी कहां स्थित है, तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। मैं प्रायद्वीपीय भारत का आपको नक्शा बना देता हूं, प्रायद्वीपीय भारत का। तो प्रायद्वीपीय भारत आप देखते हैं कि भारत की जो आकृति है इस तरीके से आपको दिखाई देती है। इधर की बात करें तो इधर है बंगाल की खाड़ी, भारत के इधर बंगाल की खाड़ी है। इधर ये क्या है? हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और इधर है आपके अरब सागर, इसको ध्यान रखना, इधर अरब सागर है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई बताइए कि भारत के दक्षिण पश्चिम में क्या है और दक्षिण पूर्व में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जबकि अगर मैं दक्षिण पश्चिम की बात करूं तो अरब सागर स्थित है। अब आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के बंगाली खाड़ी में जो द्वीप स्थित है उस द्वीप को हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अगर आपसे लक्षद्वीप पूछा जाए तो लक्षद्वीप आपके अरब सागर में स्थित है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आगे बात करेंगे हम, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल मिलाकर के आज वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से सबसे ऊपर आता है लद्दाख, लद्दाख के नीचे आएगा जम्मू कश्मीर, आप थोड़े से और नीचे आएंगे तो चंडीगढ़ आएगा, फिर उसके बाद दिल्ली आएगा, फिर यहाँ पर आएगा दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से बात करेंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप आता है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, और यहाँ पे पांडिचेरी आता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के अंदर, और 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के भारत का निर्माण होता है। सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए, सॉरी, लद्दाख वाला क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपके लक्षद्वीप, ये दोनों इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित है। हमारे मिस्टेक होगी, चलिए ठीक है। चलिए आगे बात करें। आगे कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो देखिए वो है सैंडल पीक। सैंडल पीक जो है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 732 मीटर भी कहीं कहीं आता है और 737 मीटर भी आता है कहीं कहीं। आपको दोनों कभी एक साथ नहीं देगा, ठीक है, आपको दोनों एक साथ नहीं देगा। किताबों में 732 मीटर इसकी दे रखी है। अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो आजकल स्टूडेंट ज्यादातर गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल पे आप सर्च करोगे तो 32 और 37 दोनों ही आता है। इसलिए मैं गूगल पे कभी भरोसा नहीं करता, ध्यान रखना, मैं किताबों पर भरोसा करता हूँ, ठीक है। तो किताबों के माध्यम से 732 मीटर इसकी ऊंचाई है सैंडल पीक की। अब बात आती है कि ये जो सैंडल पीक जो चोटी है ये कौन से द्वीप पर स्थित है। देखिए अंडमान निकोबार जो समूह है, अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है। अंडमान को 4 भागों में बांटा गया क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों का एक समूह है। अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, ठीक है। तो अंडमान को निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो होता है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो अंडमान के 4 भाग है, एक है आपके उत्तरी अंडमान, एक है आपके उत्तरी अंडमान, एक आपके मध्य अंडमान, एक आपके दक्षिणी अंडमान, और चौथा जो आता है उसको बोलते हैं लिटिल अंडमान, यानी छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान। जो आपके उत्तरी अंडमान है, जो सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, इसी में स्थित है आपके सैंडल पीक जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली जो जल संधि है उसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल याद रखना। चैनल के बारे में कल मैं क्लास चैनल के बारे में लेकर आ जाऊंगा, कल आपको चैनल बता दिए जाएंगे, याद रखना।
ये कह रहा है कि अरब सागर के द्वीपों की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है। अरब सागर के जो द्वीप बने हुए हैं, अरब सागर मतलब इधर में जो स्थित द्वीप हैं, उनकी सामान्य तौर पर क्या विशेषता है, यानी वो किस प्रकार से बने हुए हैं। देखिए, वो बने हुए हैं सभी प्रवाल जीवों से बने हुए हैं। अब प्रवाल जीव आपने देखे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं देखे। प्रवाल जीव होता क्या है, आपने अपने गांव के आसपास पोखर या ढेर या थोड़ी बहुत तालाब सा देखा होगा। तालाब के अंदर आपने घोंगे देखे होंगे, छोटे छोटे से घोंगा कहते हैं उन्हें। घोंगे के ऊपर का जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब एक घोंगा अपने खोल को छोड़ करके किसी दूसरे में प्रवेश कर जाता है, तो वो जो छूटा हुआ घोंगा होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इस तरीके से लाखों जीव होते हैं उसमें, और लाखों जीव अपने खोल को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वो जम जाता है, आपस में मिल जाते हैं, और जो आपस में बॉन्ड बन जाता है उनका, वो बड़ी एक संरचना के रूप में उभर करके सामने आता है। इसी को कहते हैं प्रवाल। प्रवाल जीवों के खोल से जो बनी हुई चट्टान होती है उसमें स्थित है आपके अरब सागर में द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी प्रमुख विशेषता है और प्रमुख उदाहरण आप देख सकते हैं। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये दोनों ही प्रवाल द्वीपों से बने हुए हैं, प्रवाल जीवों से बने। अब आती है कि विश्व की सबसे बड़ी महान प्रवाल भित्ति किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से लेकर के दक्षिण तरफ फैली हुई है ये, कि इसमें किसमें, देखिए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है तो इधर वाले क्षेत्र में फैली हुई है ये, ठीक है। यहां से आप उत्तर से करोगे तो दक्षिण तरफ जाओगे, लेकिन ये पूरब की ओर है, ये पूरब में स्थित है, उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। तो विश्व की सबसे बड़ी महान प्रवाल भित्ति जिसे बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ आपके ऑस्ट्रेलिया के पास है। क्वेश्चन पिछले बार जो यूपी पुलिस का पहला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और यहां भी पूछा गया था। चलिए आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये यूपी उसमें पूछा गया था जो मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया। अब कह रहा अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो अरावली पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखना 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। और ये कैसी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये आपके जो माउंटेन है ये आता है, ये ऐसी पर्वत श्रेणी है जो घिसती जा रही है ऊपर से, यानी बहुत प्राचीन है, घिसती जा रही है। अब पूछा जाता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत, याद रखना। चलिए, तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण उस समय हुआ था जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो उसी समय अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हो रहा था। भारत के लगभग 4 राज्यों में इसका विस्तार है, सबसे अधिक विस्तार इसका राजस्थान में, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके हरियाणा में भी इसका विस्तार है। थोड़ा सा विस्तार इसका उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली में। एक केंद्र शासित प्रदेश तथा 4 राज्य है। इसकी लंबाई की बात करें अरावली पर्वत श्रेणी की, तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली आपके अरावली पर्वत श्रेणी पे ही स्थित है, याद रखना। चलिए, आदम का ब्रिज, ये कहा आदम का पुल या आदम का ब्रिज किन दो देशों के मध्य स्थित है। इसे एडम का ब्रिज भी कहते हैं, और मैंने यहाँ आंसर लिख रखा भारत एवं श्रीलंका। ये यहाँ पर भारत है और ये यहाँ पर श्रीलंका है, आपको पता होगा। यहाँ पर एक ब्रिज है, यहाँ पर एक ब्रिज, यहाँ पर एक द्वीप है, द्वीप की बनी हुई है माला सी, इसी को बोला जाता है एडम का ब्रिज। और ये इसको राम सेतु भी कहते हैं कि ऐसा मानते हैं कि जब भगवान राम ने चढ़ाई करी थी श्रीलंका के ऊपर, तो उस समय बानर सेना के द्वारा बनाया गया पुल, ठीक है, राम सेतु एडम का ब्रिज, ठीक है। तो याद रखना आदम का ब्रिज कहाँ स्थित है, तो ये आपके भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम का ब्रिज, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि कहाँ स्थित है, तो ये पूछे तो आपको भैया देखिए यहाँ पे एक खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। किसकी है, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है आपके आदम का ब्रिज, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, याद रखना इसको, मन्नार की खाड़ी। और इधर है आपके पाक जल संधि, क्या है, पाक जल संधि। यहां से ये भी पूछ सकता है आपसे कि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है, किन दो देशों को जोड़ती है। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है या भारत श्रीलंका को अलग करती है। आपसे यहां से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आबो जनजाति, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो आबो जनजाति असम से संबंधित है। आबो जनजाति एक ऐसी जनजाति है विशेष तौर पे सामान्य भारत में असम में ही नहीं बल्कि नागालैंड में पाई जाती है, और कुछ इसकी संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। लेकिन विश्व स्तर पे बात करें तो विश्व स्तर पे ब्राजील जो देश है उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जनजाति है, ब्राजील के जंगलों में। ये इस जनजाति का बाहरी दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन भारत के लोग, जो भारत की जनजाति है, इनका बाहरी दुनिया से संपर्क है, यानी जो आम लोगों से संपर्क है, ठीक है। लेकिन जो ब्राजील की जनजाति है ये, इसका यहाँ पर संबंध ज्यादा बाहरी दुनिया से नहीं है। ये क्या, ये बाहरी दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं। ब्राजील की जो आप देख सकते हैं अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली
जनजाति। ठीक है, तो भारत में या असम में पाई जाती है। अब आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? तो भैया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी फुर्सतगंज, फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो यहीं पर स्थित है आपके क्या, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखें। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट है, यूपी जीके, जहां पर यूपी का एग्जाम होता है तो यूपी जीके के अंतर्गत इसको करके जाइए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है, ध्यान रखना। तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज यानी इलाहाबाद। आगे बात करें, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए एक ट्रिक भी है, आप चलिए पहले भारत के 8 राज्य हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, देखिए। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए 2 तरीके से, एक तो है आपके मगरमच्छ झपटा, मगरमच्छ झपटा, ठीक है, मैं से हो जाएगा। चलिए क्रम से देख लेते हैं, पहले हम राज्यों को देख लेते हैं, पहले मैं नक्शा बना देता हूं, पहले इसको बाद में ट्रिक को बाद में अप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है, ट्रिक को बाद में अप्लाई करेंगे। तो यहां से जाती है कर्क रेखा इस तरीके से, ठीक है, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है भारत के उत्तर में। तो भारत के, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से एक रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से जो होकर के गुजरती है उसे बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर से जो होकर गुजरती है उसे बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो होकर गुजरती है इसको कर्क रेखा कहा जाता है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले गुजरात है, हम देखेंगे गुजरात। तो सबसे पहले गुजरात देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले गुजरात, यहाँ पे गुजरात है, तो सबसे पहले गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, ठीक है, झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। ठीक है, याद रखना। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा और इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, मगरमच्छ झपटा। तो मगर देखिए यहां से मैं से हो जाएगा मध्य प्रदेश रख लो, चाहे मिजोरम रख लो, एक ही बात है। जैसे हो जाएगा गुजरात, वैसे हो जाएगा राजस्थान, और मैं से मैंने क्या कहा था, मैं से चाहे तो आप मध्य प्रदेश कर सकते हो, चाहे मिजोरम कर सकते हो। 6 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, जैसे हो जाएगा झारखंड, पैसे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, टा से हो जाएगा त्रिपुरा। तो इस तरीके से 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब यहाँ पर सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा की मध्य प्रदेश में है और सबसे कम राजस्थान में है, याद रखना। मतलब सबसे कम होकर के जो गुजरती है वो राजस्थान से, सबसे लंबी जहां से सबसे अधिक क्षेत्र से गुजरती है वो है मध्य प्रदेश। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है? तो वो है झारखंड। झारखंड राज्य की राजधानी रांची, ये कर्क रेखा के बिल्कुल जस्ट ऊपर स्थित है, ध्यान रख लेना। चलिए आगे बात करें, कार्डमम पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ी कहां स्थित है? तो देखिए भैया कार्डमम पहाड़ियां जो वो केरल में स्थित है। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी, ठीक है, भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी, इन्हें कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है और ये बिल्कुल भारत के यहाँ पर स्थित है दक्षिण में, तो केरल में स्थित है। इनसे दक्षिणी कोई पहाड़ी नहीं है, इन्हें कार्डमम पहाड़ी कहा जाता है। ये केरल में स्थित है कार्डमम पहाड़ियां। जब भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां कार्डमम पहाड़ियां यानी इलायची की पहाड़ियां हैं, तो भारत की सबसे उत्तरी पहाड़ी कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। और हिमालय पर्वतमाला में भी ट्रांस हिमालय भारत का सबसे उत्तर में स्थित है। और सबसे दक्षिण में आप देख सकते हैं, सबसे दक्षिण में है कार्डमम पहाड़ियां यानी इलायची की पहाड़ियां। आगे बात करें कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो मेरे भाई कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य स्थित है कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी जल विवाद के निपटारे को लेकर के आर्टिकल 262 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक अंतरराज्य जल परिषद का गठन किया जाता है संसद के द्वारा, और जिसके माध्यम से अगर किसी नदी के जल को लेकर के किन्हीं 2 राज्यों में, 2 से अधिक राज्यों में विवाद हो जाता है, तो आर्टिकल 262 के आधार पर, आर्टिकल 262 के अंतर्गत भारतीय संविधान में आर्टिकल 262 दिया है, उसके आधार पर इसका समाधान किया जाता है। संसद गठन करेगी अंतरराज्यीय परिषद का और उसके माध्यम से एक आयोग का गठन किया जाता है। रिपोर्ट सही पाई जाती है तो दोनों राज्यों का समाधान किया जाता है। तो आर्टिकल 262 भारतीय संविधान के अंतर्गत कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है कावेरी नदी जल विवाद। ठीक है, याद रखना। मैंने बताया था कावेरी नदी, क्योंकि दक्षिण भारत की 3 सबसे बड़ी नदियां हैं, एक है आपके गोदावरी, एक है कृष्णा, एक है कावेरी। कावेरी नदी की लंबाई की बात करें 805 किलोमीटर है और कावेरी ताल से निकलती है, याद रखना। ठीक है, कावेरी ताल। आगे बात करें
किन देशों के साथ न्यूमूर द्वीप, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि न्यूमूर द्वीप ही कहाँ स्थित है, तो न्यूमूर द्वीप के कारण विवाद है, तो भैया वो है बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश, देखिए हुआ क्या कि जब भारत आजाद हुआ, भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी आजाद हुआ। अब ये द्वीप बड़ा चालाक निकला, कैसे, ये यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ बांग्लादेश आपको पता है, बांग्लादेश यहाँ पे, तो यहाँ पर था ये द्वीप। हुआ क्या कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ये द्वीप बाहर नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, पाकिस्तान बन गया क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 में जब बांग्लादेश बना तो ये द्वीप बाहर आ गया, ऑटोमेटिक अपने आप अचानक। तो जब ये बाहर आया तो बांग्लादेश ने कहा कि ये द्वीप हमारा है। भारत वालों ने कहा भाई तुम्हारा कैसे हो गया ये द्वीप। बोले बांग्लादेश वालों का एक तर्क था कि जब देखिए जब हम नहीं थे तब ये द्वीप नहीं था, हम अलग देश बने तो ये द्वीप बाहर आ गया, इसलिए इस द्वीप पर हक हमारा है। भारत सरकार कहती है इस द्वीप पर हक हमारा है, यानी द्वीप। तो द्वीपों को लेकर के, यानी यह जो न्यूमूर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, इस द्वीप को लेकर के बांग्लादेश और भारत के मध्य विवाद चला हुआ 1971 के बाद से ही। तो 1971 के बाद से द्वीप पर विवाद है, तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है, और ये कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। 1971 के बाद ये द्वीप बाहर निकल कर आया था। अभी भी जब समुद्र यानी बंगाली खाड़ी में जलस्तर बढ़ जाता है, नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, तो ये द्वीप डूब जाता है, जब जलस्तर कम हो जाता है तो बाहर आ जाता है। अभी भी इस तरीके से है। द्वीपों की महत्वता इसलिए है कि मान लीजिए भविष्य में कभी यहाँ पर क्षेत्र कम बच गया तो द्वीपों पे हम क्या बसा सकते हैं, नगर बसा सकते हैं। और द्वीप भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं खनिज संसाधन की दृष्टि से, और भी बहुत सारे कार्यों के लिए द्वीप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए भारत द्वीपों को छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी क्यों छोड़े, ठीक है, टेंशन ना ले। चलिए आगे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मेरे भाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो देखिए इसमें कोसी नदी आएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकल करके आती है, महान हिमालय से निकल कर आती है, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। और आगे जाकर के कटिहार नामक स्थान पर, बिहार में कटिहार नामक स्थान पर यह नदी किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। अपना जल कहाँ गिरा दिए, गंगा नदी में। तो गंगा के बाएं तट से आकर के बिहार में मिलती है, कटिहार नामक स्थान पे बिहार में। ठीक है, और इसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। शोक मतलब दुख, तो इसे बिहार का दुख कहा जाता है कोसी नदी को। वहीं दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, और माही नदी ओडिशा का शोक कहा जाता है। तो माही नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है, किसको, माही को ओडिशा। ठीक है, और दामोदर बंगाल का शोक, दामोदर। ये क्यों है दामोदर और ये कोसी, क्योंकि इन नदियों में बार बार बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण इन राज्यों में काफी तबाही मचती है, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, घर बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। इसलिए इन नदियों को शोक कहा जाता है, दुख कहा जाता है। इनमें नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो दुख होता है, इसलिए शोक कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मेरे भाई ये है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह। बंदरगाहों की बात करें तो देखिए बंदरगाहों का, जो बड़े बंदरगाहों का संचालन किया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि छोटे बंदरगाहों का राज्य सरकार के द्वारा संचालन किया जाता है। ये जो आते हैं राज्य, ये आपके संघ सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं, पहली बात ध्यान रखना। और भारत में कुल मिलाकर के 213 बंदरगाह हैं, छोटे और बड़े, जिनमें से बड़े बंदरगाहों की संख्या की बात करें तो 13 है। 13 की बात करें, एक कांडला बंदरगाह गुजरात में, ज्वारीय बंदरगाह है। आप नीचे आओगे तो मुंबई बंदरगाह, और मुंबई में 2 है, महाराष्ट्र में 2 है, एक मुंबई है, एक नानासोवा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है, याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता के आधार पर नानासोवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। ये पिछले बार के यूपी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना। चलिए अब आता है किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो मेरे भाई गुजरात राज्य की है। ठीक है, 1214 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1214.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है गुजरात राज्य की। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री जल सीमा बनाते हैं, जिनमें से 9 की बात करें तो पहला आता है कौन सा, यहाँ पे गुजरात आता है, यहाँ महाराष्ट्र आता है, यहाँ गोवा आता है, गोवा की भी मिली हुई है। सबसे छोटी जलीय सीमा रेखा गोवा की है, 101 किलोमीटर है, मात्र 101 किलोमीटर गोवा की है। उसके बाद यहाँ से आप कर्नाटक देखोगे, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद फिर ओडिशा है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है। तो कुल मिलाकर के भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। इन स्थलीय सीमा रेखा की, यानी सॉरी, जो स्थल वाला भाग है इसकी जलीय सीमा रेखा की लंबाई कुल की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित इसकी कितनी हो जाती है, 7516 किलोमीटर है, याद रखना। ठीक है, सबसे लंबी जलीय सीमा रेखा गुजरात की है और सबसे छोटी गोवा की है, 101 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि दूसरे नंबर पे सबसे लंबी जलीय सीमा रेखा किसकी है, तो वो आंध्र प्रदेश की है,
63 किलोमीटर या 960 किलोमीटर आती है उसमें वहां पर। ठीक है, चलिए, तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आप देखना कि 15 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन कर सकते थे, कमेंट में हमें जरूर बताएं। देखिए, इससे आपकी तैयारी बढ़ती है, घटती नहीं है। और भाई साहब देखिए, ये जो क्लास है ये आपको मिल रही है और आप करते रहिए इन क्लासों को। देखिए, ऐसा कहते हैं कि ज्ञान जहां से मिल जाए वहां से ले लेना चाहिए। कहते हैं कि दिन में बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार समय सही बताती है। तो पता नहीं होता घर में रखी चीज और सुनी हुई बात कहाँ काम आ जाए, कुछ पता नहीं होता। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सभी चीजों की महत्वता को जानिए, क्लास को करते रहिए। हो सकता है कि हमारी पढ़ाई हुई क्लास से आपको 2-4 क्वेश्चन मिल जाएं, तो हमारे लिए भी बहुत है। ठीक है, चलिए, तो हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को अन्य ग्रुपों में शेयर करिए। अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को उन तक पहुंचाइए जो तैयारी कर रहे हैं, कम से कम किसी का भला हो जाए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।